Hi students, welcome to day 3 of my crash course. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ रहे थे. अब उसमें दो और छोटे छोटे टिश्यूज हैं जिनको कि हम लोग डिटेल में मस्कुलर सिस्टम यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी पढ़ते हैं और नर्वस टिश्यू जिसको कि हम न्यूरॉन्स यानी जब हम आपको नर्व सप्लाई पढ़ाते हैं, नर्व्स का इनर्वेशन पढ़ाते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ाते हैं, तब वहां पे डील करते हैं. तो यहां पर एक इंट्रोडक्शन है जो कि हम आपको देंगे. यहां पर सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं. देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. दो चीजें हो गई. जो मस्कुलर टिश्यू है, इट इज एक्साइटेबल एंड कॉन्ट्रैक्टेबल. तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी क्या हो गई? दे कैन बी एक्साइटेड बाय नर्व इंपल्सेस. दीज मस्कुलर टिश्यू दे कंटेन मोटर एंड प्लेट, जो कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. टी टिब्यूल्स और एल टिब्यूल्स का कैल्शियम मीडिएटेड ट्रोपोनेंट ट्रोपोमायोसिन कंपोनेंट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. और इसके अलावा एक्साइटेबिलिटी भी है. दे कैन बी एक्साइटेड बाय द कैल्शियम इन्फ्लक्स ऑफ इनटू द सार्कोप्लाज्म. तो ये एक लाइन से आपको दो मकसद सिद्ध होते हैं. पढ़ने का तरीका ये है, सिर्फ ये लाइन नहीं है. आप अपने दिमाग में ये लाया करिए कि सवाल किस तरह से पूछेगा नीट में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तो दो तो आपको यहीं पे देखने को मिल रहे हैं. दे कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन. तो स्टिमुलेशन मतलब एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलती है. मसल टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओरिजिन जो होता है मसल्स का, वो मीजोडर्मल है. याद रखिएगा वो दो एक्सेप्शन मसल्स के. अब क्रैश कोर्स है तो मैं तो ऐसे सवालों को आपसे पूछूंगा ही ना, याद तो मैं आपको दिलाऊंगा ही. याद आ रहा? आई से रिलेटेड है. मसल फाइबर्स कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन विच आर प्रोटीन फिलामेंट्स. ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर प्रोटीनेशियस कॉन्ट्रैक्टाइल force generating. They are basically force generating fibers. जो एक्टिन और मायोसिन है, जो एक्टिन थिन फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, दोनों फोर्स जेनरेटिंग हैं. अगर आप क्लासिफिकेशन करिए मस्कुलर टिश्यू का, तो मस्कुलर टिश्यू में क्या है? एक एफ एक्टिनिन नाम का प्रोटीन अलग देखने को मिलेगा, एक्टिन मायोसिन अलग से देखने को मिलते हैं, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन अलग से देखने को मिलते हैं. तो फोर्स जेनरेटिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड स्ट्रक्चरल, तीन तरह से आप इन प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल भी होता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, फोर्स जेनरेटिंग होगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल भी होगा. कॉन्ट्रैक्टाइल को ही रेगुलेटरी भी कहते हैं. इस प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम कि जो स्ट्रक्चरल है उसमें एक्टिनिन आ जाएगा, जो फोर्स जनरेटिंग है उसमें मायोसिन और एक्टिन आ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्टाइल या रेगुलेटरी जो होंगे वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हो जाएंगे. देखिए, आपको एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाएगा बेटा. मेरा ध्येय सिर्फ यह होता है कि आपको यह बताना कि आपको पढ़ना कैसे है. पढ़ते समय मैं कैसे पढ़ता था जब मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, या अच्छे बच्चे कैसे पढ़ते हैं. तो पढ़ने का तरीका, आई एम गाइडिंग यू हियर बाय, यू आर स्टडिंग अलोंग विद मी. आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं. whose interaction accounts for movement.
There are three different types of muscle tissues in the body: smooth, cardiac and skeletal muscle fibers. जो मस्कुलर टिश्यू हैं उनको उनके कंपोनेंट्स के बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम तीन भागों में बांटते हैं: स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल फाइबर्स के रूप में। स्मूथ मसल फाइबर्स कौन से होते हैं? सबको पता है, स्पिंडल शेप होते हैं विद अ सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस, इनवॉलेंटरी इन फंक्शन। कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, इंटरकैलेशंस होते हैं उनके बीच में फॉर द रैपिड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस देम। और फिर स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि बैंड्स के रूप में जिनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के फाइबर्स हैं। सबसे पहला है स्केलेटल। आइए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। दिस टिश्यू इज अटैच टू स्केलेटल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट्स, यानी वॉलेंटरी होती, जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर वॉलेंटरी इन नेचर। दीज फाइबर्स आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियल न्यूक्लियस, सिंसीशियल न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड हैज ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस। ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस का मतलब क्या हो गया? ये लेंथ है, ऐसे स्ट्रेशंस, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल प्लेन। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे आपको ऐसे, ये कह रहा है इलोंगेटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फाइबर्स ऑफ दीज मसल टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू पैरेलल बंडल्स that can be seen. Fibers of these muscle tissues are grouped into parallel bundles that could be seen. ऐसे, ये they are running parallel to each other, isn't it? ऐसे parallel to each other. ये होते हैं रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, समानांतर हैं एक दूसरे के। कैनॉट रेप्लीकेट वंस दिस टिश्यू फॉर्मेशन हैज बीन कंप्लीटेड। इनका रेप्लीकेशन नहीं हो सकता, कैनॉट रेप्लीकेट। भाई टिश्यू हैं, सेल के बने हुए हैं, पर ये रेप्लीकेट नहीं कर सकते। वंस their formation has been completed shortly after birth. हालांकि आपको पता होता है, लेकिन मेरा काम यही है कि आपको आपके ध्यान में ले आना, इसीलिए तो ये क्रैश कोर्स है। चीजें आपको पता रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उस चीज को मेंशन कर देता हूं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल। कैसे होते हैं? दे आर सिलिंड्रिकल। जो भी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं, याद रखिएगा मसल्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलोंगेशन, नॉन रेप्लिकेशन, सिलिंड्रिकल इन नेचर, पैरेलल रनिंग फाइबर्स, ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस, ये जो भी पॉइंट मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, इन चीजों को याद रखते चलिए। सिलिंड्रिकल है and quite long. Sometimes they run throughout the length of the muscles. ठीक है, स्केलेटल मसल के फाइबर्स की बात हो रही है। They arise during the development when several cells fuse. बहुत सारी सेल्स फ्यूज करके एक मसल सेल बना रही हैं। इसी वजह से एक फाइबर के मल्टीपल न्यूक्लियाई सिंसीशियल
arrangement of nuclei is seen because at the time of embryonic development several cells fuse to form a single muscle fiber, and that's why it is non-replicating and multinucleated. Please do remember this. The nuclei are located at the periphery of the cell. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फाइबर बना दीजिए, यहां पर होंगे सारे न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी, ऐसे just inside the plasma membrane of the muscle, which is known as sarcolemma. पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियाई का, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिसको सिंसिशियल न्यूक्लियाई भी कहते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना. द फाइबर्स हैव अल्टरनेट, these fibers have alternating light and dark bands that give him a straighted या stripped appearance. लाइट बैंड और डार्क बैंड ऐसा मान लीजिए कि ये हो गया डार्क, ये लाइट हो जाएगा, फिर ये डार्क, ये लाइट हो जाएगा, ये डार्क, ये लाइट हो जाएगा, ऐसे डार्क. तो इसको कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट. डार्क इस वजह से होते हैं क्योंकि एक्टिन और मायोसिन दोनों फाइबर्स इसमें इंटरमिंगल्ड होंगे, और ये जो लाइट बैंड होता है यहां पर सिर्फ एक्टिन फाइबर्स ही पाए जाते हैं प्योरली. इसी वजह से ये पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपने थ्रू नहीं पास होने देता, तो उस पोलराइज्ड लाइट में ये डार्क अपीयर करेगा, क्योंकि इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफ्रैक्शन कॉज करते हैं. तो डिफरेंशियल डिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वजह से लाइट का पैसेज नहीं हो पाता. जब लाइट को हम पास कराते हैं तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू, यहां से नहीं पास कर पाएगी. लेकिन यहां पर एक्टिन फाइबर्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, तो जब भी लाइट यहां से निकलती है तो इट कैन पास थ्रू इट. तो दे अपरेंटली अपीयर लाइट इन कलर, while these dark bands they appear dark because they don't allow the light to pass through them. तो इसी वजह से अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं. या डार्क बैंड में याद रखिएगा दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक्टिन और मायोसिन दोनों के फाइबर्स आपस में इंटरमिंगल करते हैं उस जोन में, डार्क जोन में. ठीक है. These bands are due to the placement of actin filaments and myosin filaments in the fiber, जैसा कि मैंने आपको बताया है. भाई आइसो का मतलब होता है रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी वजह से इसको आइसोट्रोपिक भी कह देते हैं लाइट बैंड को. और डार्क बैंड में चूंकि कई एक्टिन भी और मायोसिन भी दो तरह के फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कह देते हैं. इसको आई बैंड या ए बैंड भी रेफर किया जाता है. तो ये जो लाइट बैंड है इसी को हम आइसोट्रोपिक और वैसे ही जो डार्क बैंड है ये इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. ओके. ये एक स्ट्रेटेड मसल का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है. 3 लेयर होती हैं मसल्स की, उससे सवाल आते हैं नीट में, उसी चीज को मुझे आपको पढ़ाना था. सबसे ऊपर जो होती है बेटा उसको कहते हैं पेरीमाइसियम, जो कि किसी भी मसल की कवरिंग होती है. ठीक है. पेरीमाइसियम सबसे ऊपर की इस लेयर को कहेंगे.
उसके अंदर ये होता है, ये देखिए, उसके अंदर की जो लेयर है वो ये है, बीच वाली लेयर। इन बंडल्स को कह देते हैं फेसिकल या फेसिकुलाई। ठीक, तो पेरीमाइसियम ये हो गई सबसे ऊपर की जो ये लेयर थी, इसका क्या नाम था? इपीमाइसियम। फिर ये हो गया पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर यहां पर ये हो जाती है एंडोमाइसियम। इसको कह देते हैं हम एंडोमाइसियम। ठीक है, तो इपीमाइसियम है, फिर पेरीमाइसियम है, और आखिरी में एंडोमाइसियल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका एक बड़ा मसल फाइबर। ये मसल फाइबर हो गया। उसके अंदर फेसिकुलाई देखने को मिले हैं आपको, ये दीज आर फेसिकुलाइज। और अब एक को उठा करके हमने एनलार्ज किया है, तो उसके अंदर आपको ये असेंबली देखने को मिली है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? मसल फाइबर। इसको हम क्या कह रहे हैं? मसल फाइबर, जिसकी कवरिंग का क्या नाम है? एंडोमाइसियम। तो मसल फाइबर को एंडोमाइसियम कवर करेगी, फेसिकुलाई को पेरीमाइसियम कवर करेगी, और पूरी की पूरी मसल के ऊपर इपीमाइसियल की लेयर होगी। ये एक स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स का। ये स्ट्रेटेड मसल्स थी। अब हम आ जाते हैं स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स पर। स्मूथ मसल टिश्यूज आर कॉमन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इज अंडर ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री नर्वस कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। याद करें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाज कंसिस्टिंग ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगेन तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है इन इनवॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटी। भाई जैसे कार्डियक रिदम्स है, रेस्पिरेटरी रिदम्स है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, डायफ्राम्स की इंटरकोस्टल मसल्स है, तो दे आर ऑल अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल। तो पहला पॉइंट हो गया ऑटोनॉमस कंट्रोल, दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री। पॉइंट्स याद रखिए बेटा, इनवॉलेंट्री है नंबर 1, नंबर 2 दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल्स आर सो नेम्ड बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन does not give it an appearance of क्रॉस स्ट्रेशंस। स्मूथ मसल्स इसलिए क्योंकि क्रॉस स्ट्रेटेड, भाई पैरेलल ओरिएंटेशन था ना स्ट्रेटेड मसल्स में, और ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस देखने को मिलते थे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। डज नॉट गिव इट एन अपीयरेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रेशंस। स्मूथ मसल फाइबर्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल का मतलब क्या हो गया? ऐसा टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, ये इसकी बेली होती है। दिस इज नोन एज बेली, बेली ऑफ द मसल। ठीक है, ये इसके एंड्स हैं
अब यहां पर जो मसल फाइबर्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन, वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ऐसे। टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, ये स्पिंडल शेप हो गया। दे कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस, ये इसका सिंगल न्यूक्लियस हो गया। दीज सेल्स आर यूजली ग्रुप टुगेदर इन फ्लैटेंड शीट्स, शीट के रूप में, फ्लैटेंड शीट्स के रूप में मिलेंगी आपको देखने को। ये इनका अरेंजमेंट होता है। द स्पिंडल शेप्ड सेल्स फॉर्म लेयर्स in which the thick middle portion of the cell is opposite to the thin ends of the adjacent cells। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये है बेटा, ये थिन है, यहां पर जो एडजेसेंट सेल होगा उसका थिक पोर्शन होगा, ऐसा। ये थिन है, यहां पे एडजेसेंट सेल का थिक पोर्शन होगा, ऐसा। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये थिन पोर्शन था, ये थिक पोर्शन है, ये थिन पोर्शन था, ये थिक पोर्शन है, वही दिया हुआ है। मिडिल पोर्शन ऑफ वन सेल is opposite to the thin end of the adjacent cell। समझ में आई बात? Thick portion of one cell is adjacent to thin portion of another cell। देखो, ये इधर थिन पोर्शन था, तो ये इसका थिक है, ये इसका थिन है, ये थिन पोर्शन है, ये थिक है, ऐसा अरेंजमेंट होता है। कंसिक्वेंटली द न्यूक्लियाई फॉर्म एन इर्रेगुलर पैटर्न इन द टिश्यू। भाई न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे ना पूरे में, अगर ये हो जाएंगे तो, ठीक है। सो न्यूक्लियाई फॉर्म इर्रेगुलर पैटर्न इन द टिश्यू। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जो आदमी जानता तो है पर उस पर ध्यान नहीं जाता बेटा, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, अपीयरेंस कैसा दिखेगा, क्रॉस स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, स्मूथ मसल कहते क्यों हैं। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, देखिए इनका रेस्पॉन्स स्लो होता है, याद रखिएगा। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस is slow but stay contracted for longer period, but stay contracted for longer period of time। Please do remember this, इस चीज को याद रखिए। जो हार्ट मसल्स होती हैं वो तुरंत एक्साइट होती हैं और तुरंत रिलैक्स होकर तुरंत एक्साइट होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स के साथ भी यही, बहुत तेजी से एक्साइट होंगी, तुरंत रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज स्लो बट स्टे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड and also has rhythmicity in contractions। कॉन्ट्रैक्शंस में इनके एक रिदम होती है। रिदम का इन सेंस हुआ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर के लंबे गई। अगर इसी चीज को आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, रिदमिक सिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
टाइम और कॉन्ट्रैक्शन ग्राफ लेंगे तो स्लो होती हैं, ऐसा। ये अगर टाइम है मिली सेकेंड्स में, अरे 25-26 सेकंड का होता है इनका रिलैक्सेशन। ऐसे 23-24 मिनट का, 23-24 सेकंड का होता है इनका रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लगभग 46 सेकंड ले लेती हैं ये अपनी पूरी साइकिल करने में। ये एक प्रॉपर रिदम फॉलो करती है। ये है, तो ये लगभग 24 सेकंड का होगा, ये लगभग 26 सेकंड का होगा इनका रिलैक्सेशन फेज भी। दे स्टे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो। लेकिन जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम स्ट्रेटेड मसल फाइबर का बनाएं डायग्राम, रेस्पॉन्स क्विक होता है, बहुत क्विक होगा रेस्पॉन्स। जैसे अगर कार्डियक मसल्स लें तो 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन फटाफट। ऑन द अदर हैंड इसमें देखिए 26 सेकेंड 24 सेकेंड ले रहा है, बहुत स्लो है। समझ में आई ये चीज? 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल हुआ करती थी ना, तो कार्डियक मसल्स वही तो हैं ये। ठीक, लोकेशन मेनली प्रेजेंट इन हॉलो विसरा लाइक जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, याद करिए, सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं होगी उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा ब्लड कैपिलरीज का? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है ना स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टरी। तभी तो, अगर सिंपैथेटिक नर्वस इनर्वेशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई। एंड द वॉल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियो डायलेशन, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन, याद आया आपको? स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस, इनवॉलेंट्री, तो सारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में भी आपको इनवॉलेंट्री मसल्स का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी वास्ट डिफरेंस में आपको इनवॉलेंट्री मसल्स का ही फंक्शन क्या है? स्वॉलोइंग, गट रिफ्लेक्स, फीकस इजेक्शन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रिदम, सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ठीक है, देखिए ये मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स का, किस तरह से अरेंजमेंट है। ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, देखिए इंटरमीडिएट डेस्मिन फिलामेंट्स, द एडजेसेंट स्मूथ मसल सेल्स are bound together at dense bodies, transmitting the contractile forces from cell to cell throughout the tissue. ये एक सेल है बेटा और ये दूसरी सेल है। ये दूसरी सेल है, ये थिन एंड था, ये उसका थिक एंड है, तो इन दोनों के बीच में यहां पर डेंस बॉडीज होती हैं। ये द एडजेसेंट साइड बाय साइड लाई करने वाली स्मूथ मसल्स आर बाउंड टुगेदर बाय डेंस बॉडीज ट्रांसमिटिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्सेस फ्रॉम वन सेल थ्रू आउट द टिश्यू। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलस यहां से यहां कम्युनिकेट हो जाता है इन डेंस बॉडीज के प्रेजेंस होने की वजह से, इन्हीं डेंस बॉडीज के प्रेजेंट होने की वजह से। बेसिकली ये डेंस बॉडीज गैप जंक्शंस होते हैं,
जिनके बारे में मैंने आपको एपिथेलियम में पहले पढ़ाया था। फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, देखिए किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, ये होते हैं न्यूक्लियस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये इन इंटरमीडिएट फाइबर्स को खींच देते हैं, तो खींच देंगे तो मसल्स देखिए किस तरह से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रुई के ऊपर आप वूल लपेट करके खींच दीजिए, तो जहां जहां पर फाइबर्स नहीं है वहां पे तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाकी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इस तरह से। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है इनका, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है ना इनका, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। तो जाल में मछली की तरह, पानी में जो मछली पकड़ने वाला जाल डालते हैं तो खींचिए कस के, वैसा। अब हम आ जाते हैं, तीसरी मसल है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल टिश्यूज मेक अप द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है भाई, हार्ट के मसल में पाई जाती हैं। दिस टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रांचिंग फाइबर्स। सबसे पहली बात क्या थी, वॉल्स ऑफ द हार्ट में पाया जाएगा, लोकेशन ब्रांच्ड होते हैं ये, विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। इसका भी सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको स्मूथ मसल में भी देखने को मिला था। जबकि स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स में आपको कैसा देखने को मिला था डियर, पेरिफेरल, सिंसिशियल। एंड बाय ट्रांसवर्सली पोजिशन्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, ट्रांसवर्सली पोजिशन्ड इंटरकैलेटेड डिस्क्स। these discs are same as, जैसा कि मैंने आपको अभी डेंस बॉडी बताया था ना डियर, ये डेंस बॉडी, वही इंटरकैलेटेड डिस्क्स का कार्डियक मसल्स में फंक्शन होता है। रैपिड मूवमेंट ऑफ आयंस का रैपिड मूवमेंट कराने के लिए ये इंटरकैलेशंस प्रेजेंट होते हैं दो मसल, कार्डियक मसल सेल्स के बीच में, विच हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं रैपिड एंड कंटिन्यूअस, रैपिड एंड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड एंड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर आइए, चार चीजें मिल गई, वॉल ऑफ द हार्ट में है, ब्रांचिंग फाइबर्स हैं, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस है, ट्रांसवर्सली पोजीशन्ड इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं। अब क्या है, कार्डियक मसल कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल फाइबर, दोनों के। स्ट्रेटेड तो होती ही हैं, स्ट्रेशंस इनमें देखने को मिलेंगे, पर ये इनवॉलेंटरी होती है नेचर में। लाइक स्केलेटल मसल्स दे हैव स्ट्रेशंस, स्ट्रेशंस होंगे, बट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज इनवॉलेंटरी फॉर द मोस्ट पार्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा हार्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज इनवॉलेंटरी, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रेनियोसैक्रल या वेगस इनर्वेशन, इनवॉलेंटरी फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट। स्ट्रेशंस भी हैं पर इनवॉलेंटरी भी है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। कार्डियक मसल्स इज स्ट्रेटेड, जैसा कि अभी पहले दिया गया है, एक्सपीरियंसेस रिदमिक। ये रिदमिकसिटी जो है ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है बेटा, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन है। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है, हो सकता है इस बार नीट में पूछे, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का बिहेवियर है इट इज इनवॉलेंटरी फंक्शन। स्ट्रेटेड मसल्स रिदमिसिटी नहीं देखती, तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये स्ट्रेटेड मसल्स की खासियत नहीं है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की ही खासियत होती है।
ऑल्सो लाइक स्केलेटल मसल्स इट्स कॉन्ट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। स्केलेटल मसल्स की तरह इनका कॉन्ट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट लाइक स्मूथ मसल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज इनहेरेंट एंड रिदमिक। याद रखिएगा, इनहेरेंट का मतलब हो गया दे आर नॉट इन अवर विल, अपने कंट्रोल में नहीं होता है, एंड आर रिदमिक। ऑल्सो इट्स कॉन्ट्रैक्शन कैन बी मॉडिफाइड बाय द नर्वस सिस्टम एंड टू सम अमाउंट सम हार्मोन्स। ठीक है, सो इनहेरेंट और रिदमिक होने के साथ साथ दे कैन बी मॉडिफाइड बाय नर्वस और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी इन पर रहते हैं। हैव अ सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, cells are branched and seemingly fused with each other. The heart appears to be composed of one single interconnecting mass of muscle cell. ठीक है, actually the cardiac muscle cells are separate and individual, but they are bound end to end at the intercalated discs. Areas where the folded plasma membranes between two cells contain adhesion junctions. एपिथेलियम में मैंने आपको डेस्मोसोमल असेंबली पढ़ाई थी ना, यहां पर वो डेस्मोसोमल असेंबली एडहेशन जंक्शंस मिलेंगे देखने को, एंड गैप जंक्शंस। तो दो तरह के जंक्शंस देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड पर। भाई दो एडजेसेंट सेल्स हैं, तो देखने में तो लगता है कि सिंगल लार्ज ट्रंक है, पर होता नहीं है। एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेनी डिफरेंट सेल्स, और हर सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है थ्रू दीज गैप जंक्शंस, और एक दूसरे से अटैच रहती है थ्रू दीज डेस्मोसोमल असेंबली। देखिए थोड़ा सा डिटेल कर दिया है मैंने आपके लिए ताकि बेहतर समझ हो पाए। कार्डियक मसल फाइबर्स हैं ब्रांच्ड और स्ट्रेटेड, बस इतना ही जानते हैं, आज ज्यादा जानिए। ठीक है, तो दोनों तरह के जंक्शंस हैं, एडहेशन जंक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, गैप जंक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। और आपको यह पता है कि गैप जंक्शंस क्यों हैं, क्यों जरूरत है रैपिड इनफ्लो की, ताकि जब एक हार्ट के एक पार्ट से स्टिमुलस जनरेट हो तो वो पूरा का पूरा बहुत तेजी से हार्ट के हर वॉल में, हर मसल में, ऊपर से लेकर नीचे तक तुरंत फैल जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर से इंपल्स के चलते चलते और नीचे पहुंचते पहुंचते देर हो जाए। भाई 0.8 सेकेंड में एक साइकिल को कंप्लीट भी कर देना है, तो इसके लिए तो बहुत तेज इंपल्स का फ्लो चाहिए ना। इसी वजह से ये गैप जंक्शंस हैं, और ये गैप जंक्शंस तभी काम करेंगे जब सेल्स जो हैं वो टाइटली बाउंड हैं एक दूसरे से। वो काम जो होता है ये एडहेशन जंक्शंस या डेस्मोग्लिन प्रोटीन्स का काम होता है। अब इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। दे परमिट एक्सट्रीमली रैपिड स्प्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई सो दैट द फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा था, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। भाई 0.8 सेकेंड में इसको ऑरिकल से वेंट्रिकल के टिप तक आ जाना है, तो ऐसा तो सिर्फ गैप जंक्शन से ही पॉसिबल है। देखिए इसका डायग्राम देखिए आप, ये देखिए ये डायग्राम है, ये डेस्मोसोमल असेंबली है। देखिए ये है डेस्मोसोम, ये डेस्मोसोम, बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसको टोनोफिलामेंट कहते हैं। ये टोनो फाइबर हो गया, दोनों तरफ इंटरकैलेशंस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड है, दिस इज द फोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड है। इन दोनों के बीच में ये गैप जंक्शन चैनल्स हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसको कि पीले से दिखाया गया है, कितनी तेजी से फ्लो कर जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, इंटरकैलेशंस की। बाकी स्ट्रेटेड तो आपको रहेंगी, आप देख रहे हैं कि नहीं। दिस रिफर्स टू, ये वॉलेंट्री
ये वॉलेंट्री मसल्स का स्ट्रक्चर याद आ रहा है कि नहीं आपको? एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट, जिसकी वजह से स्ट्रेशंस होते हैं। तो स्ट्रेटेड तो है पर इनवॉलेंट्री है। तो ये स्ट्रेटेड मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है, गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स। देखिए कैसे दो सेल्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। यू कैन सी दिस प्रॉपरली। देखिए बहुत ही प्यारा डायग्राम है ये। वहीं पर ये आइए, ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स दिखाई हुई हैं, सार्कोलेमा बाहर की लेयर को बताया है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं ये मसल्स। ये एक कार्डियक मसल सेल का स्ट्रक्चर है। ये कार्डियक मसल सेल है और गैप जंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर। उसी चीज को मैंने वहां एनलार्ज किया हुआ है। ये डेस्मोसोम्स हैं, ये मसल फाइबर्स हैं। ये एक मसल सेल, ये दूसरी मसल सेल, ये तीसरी मसल सेल, ये चौथी मसल सेल। इनके बीच में देखिए यहां पर जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, यहां पर डेस्मोसोमल असेंबली और गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे ऐसा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक नए टिश्यू पे जिसको कि हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी है। एनसीईआरटी में जब हम टिश्यू को डील करते हैं तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर नर्व्स को कायदे से एक्सप्लेन किया है। तो हम भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे चलते हैं। नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो दो तरह की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन होती हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। तमाम तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जिनके बारे में आपको हमसे ज्यादा अच्छे से पता है। कौन कौन सी होती हैं? एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं, है कि नहीं? बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स रेस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इंपल्सेस, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अगेन एक्साइटेबल होती हैं, एंड कंडक्ट इंपल्सेस, यानी इनमें कंडक्टिबिलिटी भी होती है। एक्साइटेबिलिटी भी है, कंडक्टिबिलिटी भी है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं, कंडक्टिबिलिटी, यानी अगर ये स्टिमुलस को रिसीव करती, अगर ये स्टिमुलस को रिसीव करती है, स्टिमुलस को रिसीव करती है तो दे गेट एक्साइटेड, और उस रिसीव हुए स्टिमुलस को कंडक्ट भी कर सकती हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। सो दैट्स हाउ इट इज कंडक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती इनमें। The neuroglia functionally support and physically binds the neurons together. Basically एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली श्वान सेल, नहीं हो रहा है, अंडू नहीं हो रहा है। ठीक है। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन सेल्स हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इंपल्सेस, यानी
एक्साइटेबिलिटी भी है बिकॉज दे आर रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, और कंडक्टिबिलिटी भी है, दे आर कंडक्टिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर, जो न्यूरॉन है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर। न्यूरोग्लियल सेल्स फंक्शनली क्या करती हैं? दे सपोर्ट एंड फिजिकली बाइंड द न्यूरॉन्स टुगेदर, ये न्यूरॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं। जैसे जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएंगी, जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये सीएनएस में श्वान सेल्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। तो तमाम तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। There are several kind of neurons in the nervous system. They all have three basic components: a cell body or the perikaryon, the dendrite and an axon. इन तीन चीजों का मिलकर बना होता है कोई भी न्यूरॉन। हम यहां पर न्यूरोग्लियल सेल्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ न्यूरॉन्स पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना हो, मैक्रोफेजिक एक्टिविटी हो, या ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना हो, तो जो सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं, वो न्यूरोग्लियल सेल्स के होते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल मोइटी है नर्वस टिश्यू की, वो क्या है? न्यूरॉन। तो उसी न्यूरॉन के तीन भाग बताए हैं: द सेल बॉडी, साइटॉन, द डेंड्राइट एंड एन एक्सॉन, ठीक है। द डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड प्रोसेसेस, ब्रांचिंग होती है। जैसे कि आपने ऑस्टियोसाइट्स जब पढ़ी थी तो उसमें आपने उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस नहीं देखे थे, याद है? ठीक उसी प्रकार से ये डेंड्राइट्स भी ब्रांच्ड प्रोसेसेस होती हैं दैट रिसीव द स्टिमुलाई। याद रखिएगा, ये जो डेंड्राइट्स हैं दे आर रिसीविंग द स्टिमुलाई, यानी टुवर्ड्स द सेंटर कंट्रक्शन हो रहा है। दे रिसीव द स्टिमुलाई and conduct the nerve impulses towards the cell body. याद रखिएगा, अगर ये डेंड्राइटिक प्रोसेसेस हैं, ऐसे, तो they will receive the stimuli, ये स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, isn't it? And they are conducting it towards the center. ये स्टिमुलाई को सेंटर की ओर कंडक्ट करेंगे। तो यही दिया हुआ है, दे कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। याद रखिएगा, यहां पर इसका एक न्यूक्लियस भी बना लीजिए। contain nucleus and other specialized organelles, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेंट्रियोल को छोड़ दीजिए, क्योंकि नर्व सेल कैन नेवर डिवाइड। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूलर असेंबली के रूप में, आप कह लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में या गोल्जी बॉडी के फॉर्म में, इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, एर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। द एक्सॉन इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन that conducts the nerve impulse away from the cell body. जैसे ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस थे, इसी तरह से एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन और होगा जिसको कि हम एक्सॉन कह देंगे। मान लीजिए कि हम इसको एक्सॉन ले लिए। इस एक्सॉन में ये निसल्स ग्रैन्यूल नहीं होगा, डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रैन्यूल होंगे। निसल्स ग्रैन्यूल्स ये डेंड्राइट्स में होंगे, पर ये जो एक्सोनल एक्सटेंशन है यहां पर आपको निसल्स ग्रैन्यूल नहीं देखने को मिलेगा। तो बस इसी तरह से ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन
बाकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से अलग होता है कि डेंड्राइट्स में आपको निसल्स ग्रैन्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, जबकि एक्सॉन में आपको ये निसल्स ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दैट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से बाहर की ओर लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये डेंड्राइट्स जो थे ये क्या कर रहे थे, दे आर कंडक्टिंग इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी। The term nerve fiber refers to any process extending from the cell body of the neuron. Outside the brain and the spinal cord, the fibers are bound together by connective tissue to form nerves. The myelin sheath that surrounds the neuron. न्यूरॉन्स के अराउंड में माइलिन शीथ होती है, जिसको कि श्वान सेल सिक्रीट करती हैं या ओलिगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस वॉज द न्यूक्लियस, इसको हमने सेल बॉडी या पेरिकैरियन रेफर किया है, साइटॉन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको कि हमने निसल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। गोल्जी अपैरेटस है। एक्सॉन हिलॉक ये एरिया है डियर। यहां पे नर्व स्टिमुलस, जो नर्व का कंडक्शन का वोल्टेज होता है, दैट स्टिमुलस इज मैक्सिमम ओवर हियर इन एक्सॉन हिलॉक एरिया। ये इसका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जिसको कि हमने एक्सॉन कह दिया है। माइलिन की कवरिंग अगर इसके ऊपर होती, अगर इसके ऊपर माइलिन की कवरिंग होती तो हम इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कह देते, ऐसे। अगर माइलिन की कवरिंग होती तो हम इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते। लेकिन चूंकि ये एक पेरिफेरल नर्व है जो कि ज्यादातर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का मिलकर बना होता है, तो यहां पर हम इसको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर मानेंगे। ये डार्क कलर का दिखता है, जबकि जो माइलिनेटेड शीट होती है, अगर इसके ऊपर माइलिन शीट हो तो वो व्हाइट कलर का नर्व फाइबर एक्सॉन दिखने लगेगा। ये इसके सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं जो कि इसको दूसरे नर्व के साइटॉन के साथ, ये भी साइटॉन ही है लेकिन साइटॉन 2 है मान लीजिए। दिस वॉज सेल बॉडी ऑफ साइटॉन 1। सिनेप्स का मतलब ज्यादातर बच्चों को पता है, जो नर्व इंपल्स यहां से चलता है अवे फ्रॉम द साइटॉन, इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू अनदर नर्व। ये इसके डेंड्रोनिक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इसको अंदर की ओर लेके जाएंगे। ये नोड्स ऑफ रेवेनियर होती हैं। अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता तो जो कंडक्शन होता है नोड टू नोड जंपिंग का होता है। इस तरह के कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। यह तेज होता है, इट इज फास्ट। इस तरह के कंडक्शन को नोड टू नोड जंपिंग, हॉपिंग होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहां तेजी से नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन की जरूरत है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं।
इन चीजों को और भी डिटेल करेंगे हम जब हम नर्व्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके सामने ये एक डायग्राम था नर्व का, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन पॉइंटों की ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश की है जो कि नॉर्मली आप मिस कर जाते, जैसे कि निसल्स ग्रैन्यूल का एक्सॉन के अलावा बाकी किसी भी नर्व फाइबर में प्रेजेंट होना, निसल्स ग्रैन्यूल्स का फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, सेंट्रियोल का एब्सेंट होना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल इंपल्स ट्रांसमिशन का होना डेंड्राइट्स में टुवर्ड्स द सेंटर है, जबकि इसके जो टीलोडेंड्रियाज हैं ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर। तो सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, नर्व इंपल्स का कंडक्शन, इनका होना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के कलर, उनका सीएनएस या पीएनएस में प्रेजेंट होना, कौन कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है माइलिन शीथ के लिए, श्वान सेल्स है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। मैं हमेशा उन चीजों के तरफ आपका ध्यान खींचता हूं जहां पर बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो सकते हैं। बस मेरा ध्येय यही रहता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये जो सारी चीजें पढ़ाना, ताकि आप इन चीजों को भूलें नहीं और ध्यान आप लोगों का वही रहे, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान पहुंच जाए। ये चीजें बेटा लिखी नहीं रहती हैं, इसीलिए आपको टीचर्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ती है कि जो साल भर नहीं पढ़ा है कम से कम उसको तो अभी पढ़ लें। ठीक है? सो स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस 2022। थैंक यू बेटा।